गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से जो मेरा दूसरा लेक्चर है, कल मैंने आपको जो है वो सिलेबस डिस्कशन किया था कि हमारे सिलेबस में जो पटवारी या जो इलेक्शन कंपाइलर या इलेक्शन असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस था हमने वो डिस्कस किया था। अब मैंने आपको ये बोला था कि मैं अभी डीप जाऊंगा, थोड़ी गहराई में जाएंगे हम, खासकर जो हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स हैं या उधमपुर के स्टूडेंट्स हैं। मैंने आपको पहले बोल दिया कि वैली के स्टूडेंट्स या जो रजौरी पूंछ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू एक ईजी लैंग्वेज है। तो कल मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी कुछ पढ़ रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इजी, कुछ बोल रहे थे इजी है, कुछ बोल रहे थे कि नहीं इजी है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इजी आपके लिए तभी तक है जब आपने बेस से पढ़ा है। अगर आप नया उर्दू सीख रहे हो तो ये पहले टाइम आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन उर्दू लैंग्वेज आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? कि किसी शायर ने कहा है कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना हो बिकने का इरादा तो कीमत और बढ़ती है। तो आपने क्या करना है कि अपनी कीमत जो है वो बढ़ानी है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या उसके लिए आपने उर्दू को सीखना जो है। अगर हमने जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी में हम रह रहे हैं तो हमें उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आपको क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ें उर्दू की जो है वो सिखाऊँगा। मैंने आपको कल बोला था कि हम एस्से पे जो है वो डिस्कस करेंगे, ऐसे की डिस्कशन करेंगे। लेकिन ऐसे की डिस्कशन के साथ साथ जो है वो हम ग्रामेटिकली भी जो है उर्दू ग्रामर जो है उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन चलो आज जो है मैंने कहा था कि मैं एक ऐसे पे, क्योंकि कल हमने मज़मून निगारी शुरू की थी कि मज़मून लिखने का तरीका क्या है। मैंने आपको बताया था कि मज़मून कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपने अपने माइंड में ख्यालात लाने हैं, फिर ख्यालात में रवानी रखनी है। उसके बाद आपने देखना है कि पैराग्राफ में एक ख्याल होना चाहिए, एक पैराग्राफ में एक ही ख्याल है। ख्याल डाइवर्ट हुआ तो पैराग्राफ डाइवर्ट कर देना है, यानी अगर आपका ख्याल चेंज हुआ तो आपने पैराग्राफ भी चेंज कर देना है। उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपकी एंडिंग एक बेहतरीन कंक्लूजन में जो है वो हमने इसको कंप्लीट करना है। अब वो करना कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ, तालीम निस्वां, तालीम निस्वां, तालीम निस्वां। अब आप बोलोगे ये लफ्ज़ तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने कभी सुना ही नहीं है। तालीम निस्वां मतलब क्या है? हमारे जो एक शायर है उर्दू के बेहतरीन शायर है राहत इंदौरी जी, उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर मैं उर्दू का कुछ बोल रहा हूँ तो आपको वो बात समझ आ जाती है, उर्दू की वो बात समझ आ जाती है, तो आप सोचना कि हाँ अच्छी बात बोली है। लेकिन अगर आपको उर्दू की वो बात समझ ना आए तो आप बोलना ये कोई बहुत बड़ी बात कह दी है। ठीक है ना? ये उर्दू की खूबसूरती भी कह सकते हैं, गहराई भी कह सकते हैं। तो तालीम निस्वां का मतलब क्या है? तालीम का मतलब होता है पढ़ाई, जिसको हम इल्म बोलते हैं, और निस्वां का मतलब होता है औरत, औरतों की तालीम। तालीम निस्वां का क्या मतलब है? औरतों की तालीम। अब आपको ऐसे आ सकता है तालीम निस्वां, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आजकल मैक्सिमम चलती रहती है, टीवी तो देखते हो, खबरें देखते हो, खबरों में मैक्सिमम बातें चलती रहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है। यूपी इलेक्शन में काफ़ी बातें चल रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। तो वुमेन एम्पावरमेंट में हम तालीम निस्वां जो है उसके बारे में, तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक ऐसे लिखना है, हमने मजमून कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, हमने एग्जामिनर को क्या करना है, इम्प्रेस करना है। ये एक हमने लाइन ले ली, ये हमारा पेज है समझो, और यहाँ पेज हमारा ख़त्म हो रहा है, ये हमारा पेज ख़त्म हो रहा है। ये पेज जो है ये हमने ख़त्म कर दिया। जब ये पेज हमारा ख़त्म हुआ सॉरी ये अब क्या होगा कि मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि हम ये लिख रहे हैं क्या, तालीम निस्वां, मतलब क्या होगा, औरतों की तालीम। तो हमारा पेज शुरू हो रहा है यहाँ से, ये हमारा पेज एक तरफ से स्टार्ट हुआ और ये पेज हमारा क्या होगा, दूसरी तरफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हमने ऐसे शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना है, यहाँ से हमने शुरू नहीं करना है।
हमने पहली लाइन को जहाँ से हम पैरा शुरू करेंगे वहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देनी है और हमने यहाँ से लिखना है कि औरत माशरे में एक अहम रोल अदा करती, अब यहां से नहीं, हमने यहां से लिखना है करती है। ठीक है, ये पैराग्राफ हमने ऐसे शुरू करना है कि जहां से पहला लाइन हमने यहां पे शुरू करनी है, फिर उसके बाद हमने आगे हर बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है, माँ की गोद होती है। बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है। तो हमने ऐसी चीज़ें जो इम्प्रेस करें, किसको, एग्जामिनर को इम्प्रेस करें। बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है, बच्चे की जिंदगी में माँ एक बेहतरीन उस्ताद का काम करती है। हमने माँ के बारे में कुछ 2-4 चीज़ें और लिख देनी है, जो माँ हमारी लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करती है। कि माँ जो है वो पहली दर्सगाह है, बच्चा जो शुरू में जो चीज़ें सीखता है वो, माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो इसमें हमने क्या करना है कि एक लिख देना है कि अगर माँ पढ़ी लिखी और सलीका शार होगी तो बच्चा भी पढ़ने की राह पर गमजन होगा। वैसे ये हम ऐसे की मानिंद देखें तो ये बात ठीक है कि माँ पढ़ी लिखी और सलीका शार होगी तो बच्चा भी, लेकिन माँ कभी भी गलत दर्सगाह बच्चे को नहीं देती है, क्योंकि माँ एक रिश्ता ही ऐसा है कि वो चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, वो बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही चाहेगी। लेकिन अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो यकीनन वो बच्चे के लिए क्या करेगी कि एक अच्छा गोल सेट करेगी कि मेरा बच्चा जो है, क्योंकि आपको पता है कि 12-13 साल या 5 साल का बच्चा जो है वो गोल सेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो यकीनन जो है वो बच्चे का एक अच्छा रास्ता जो है वो। अब मेरा यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। तो हमने दूसरा अब ख्याल हमने क्या करना है, चेंज करना है कि आजकल औरतों ने हर मैदान पे जो है वो क्या किया है कि अपनी कुव्वत दिखाई है, अपनी ताकत हर फील्ड में दिखाई है। तो हमने यहाँ तक तो माँ की तारीफ लिख दी। अब हमने पैरा यहाँ से स्टार्ट करना है कि आज कल औरतों ने हर मैदान में अपनी कुव्वत दिखाई है। अब हमने ये दूसरा पैराग्राफ शुरू किया है कि आजकल औरतों ने हर मैदान में अपनी कुव्वत दिखाई है। आप कल्पना
चावला को ले लो या सानिया मिर्ज़ा को ले लो। आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को ले लो, पाटिल को ले लो या किरण बेदी को। यानी हमने अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ जो है ना, औरतों की अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ जो हैं, हमने वो एक पैराग्राफ में शो कर देनी है कि आप वो औरतों को ले लो, आप उस औरत को ले लो। या हमारी बहुत सी लड़कियां अभी जो है वो, हम साइना नेहवाल की बात कर लेते हैं, अपनी जो ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं हमारी, वो चन्नू जय क्या नाम है उनका। तो यानी अच्छी अच्छी जो लोग लड़कियों ने जिन्होंने हर फील्ड में जो काम अच्छा अच्छा किया है, हम उनका नाम लेना शुरू कर लेते हैं और एक पैराग्राफ हम उनका बना देते हैं। तो अब क्या होता है, ये आपको ये समझाया है। अब पैराग्राफ यहाँ पे हमारा ख़त्म होगा, कहाँ पे, जहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये पैराग्राफ शुरू होगा। फिर हमने पैराग्राफ जहाँ पे शुरू हुआ उसके बिल्कुल नीचे से एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं और हम कंक्लूजन में चले जाते हैं। क्यों कि हमारे पास सिर्फ हमने 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स का? 100 वर्ड्स का ऐसे हमने लिखना है। तो जब 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कि ना, कम से कम 30 वर्ड हमने स्टार्टिंग में लिख दिए, 40 वर्ड हमने कहाँ पे लिख दिए? बॉडी में लिख दिए, और फिर हम 30 वर्ड कहाँ पे लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे औरतों को मर्दों की बराबरी करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, यानी हम किस बात, गवर्नमेंट की कौन सी बातों की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारी रिप्रेजेंटेशन, अभी जो 2011 में सेंसस हुआ था उसमें हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बहुत कम थी। औरतों की रिप्रेजेंटेशन थी जो थी वो बहुत कम थी, तकरीबन कोई 11% रिप्रेजेंटेशन थी। तो यानी जो औरतों की रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे तो हमारे कागजों में ये होता है कि हमने 33% रिजर्वेशन देनी है, औरतों को 33% बराबर करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो यानी गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि लड़कियां जो हैं वो हर फील्ड में लड़कियों के साथ हो। अब देखो जो मेडल्स ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं, ओलंपिक्स में जो हैं वो तकरीबन जितने लड़कों ने जीते हैं उससे, हालांकि लड़कियां कई बार ज़्यादा मेडल लेके आती हैं। तो इसका मतलब है कि उनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी उनका जो हमारा समाज है वो उन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है जो उनको चाहिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे क्या है कि औरतें फील्ड में हो जाएं। तो अब हमारी कंक्लूजन ऐसे होगी, और मैं समाज से भी ऐसी गुजारिश करता हूं कि अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाओ ताकि वो अपनी ज़िंदगी का
फैसला खुद करें, ठीक है ना। ये एक कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं कि ये क्या है, एक कंक्लूजन है। आज थोड़ी हैंड राइटिंग, क्योंकि हमने कलर चेंज किया, कलर चेंज करने से ये हुआ कि मैंने पेन थोड़ा मोटा रखा और उस वजह से आज हैंड राइटिंग आपको शायद पढ़ने में, लेकिन शायद आपको अगर ये जो चाहिए वो आपको पीडीएफ भी में मिल जाएगा। मैं आपको जो ऐसे हैं वो सारी पीडीएफ में भी दे दूंगा। लेकिन आपको आज मेरा मेन मकसद क्या था कि आपको मैं बनावट बताऊं कि बनावट क्या है, आपने ऐसे के लिखना कैसे है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ऐसे हमने क्या करना है। ये नहीं कि लंबी चौड़ी डिटेल्स लिखनी है ऐसे में। जेके एसएसबी ने हमारे लिए बिल्कुल इजी काम रखा हुआ है कि हमने सिर्फ 30 वर्ड्स जो हैं वो कहाँ पे लिखने हैं, स्टार्टिंग में 40 वर्ड हमने अपने दिमाग में बैठा लेने हैं कि 40 वर्ड्स हमने कहाँ लिखने हैं, 40 वर्ड्स हमने लिखने हैं बॉडी में, उसके बॉडी में जो है 40 वर्ड लिखने हैं। और लास्ट में जब हमने एंड करना है, जिसको इख्तितामिया बोलते हैं उर्दू में, जिसमें हमने कंक्लूजन जो सारा, तो वो हमने क्या करना है, उसको 30 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। जब हम ये 30 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारा ऐसे हो गया 100 वर्ड्स का। और 100 वर्ड्स में से अगर आप अच्छी बनावट के साथ लिखेंगे, अच्छी तहरीर लिखेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी एग्जामिनर जो है वो आपको पहले तो 10 में से 9 नंबर देगा, 9 में से 8 नंबर देगा। और जो बच्चे उर्दू को नया नया सीख के जाएंगे, उनको अगर लिखना आ गया उर्दू, तो ख्याल तो हमारा नेचुरली बात है, हम अंग्रेज़ तो हैं नहीं है कि हमारा ख्याल जो है वो उर्दू में आएगा और उसको हम ट्रांसलेट, फिर हमारा ख्याल जो है वो इंग्लिश में आएगा और फिर हम उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में उर्दू में करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जो हैं वो, हमारा ख्याल भी जो है वो उर्दू में आता है और हमने रिप्रेजेंट भी उसको किस में करना है, उर्दू में करना है। समझ आई ना कि मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको लंबी चौड़ी बातें कुछ नहीं है, बस कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे लिखे जाएंगे। मैंने आपको पहले बोला कि शायद जो लेक्चर हम 4 या 5 लेक्चर में कवर करने वाले थे, हमारा पटवारी का जो टॉपिक देखा जाए, जो हमारा सिलेबस देखा जाए, तो खींच के 5 लेक्चर जो हैं उस पर बहुत हैं। लेकिन जो जो अजाब सड्डा है, उन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं वो मैं इसको लंबा खींचूंगा, हो सकता है आपको 10 या 12 लेक्चर जो है मैं उसमें ये कवर कराऊंगा। आपको इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ग्रामेटिकली उर्दू को लिखना। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला कि जिनको ऑफलाइन, जिनको उर्दू पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वो जॉब सड्डा के साथ जुड़िए। हम आपको ऑफलाइन मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप क्या करोगे, आराम से उर्दू जो है वो कर लोगे, आराम से उर्दू जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या था कि पैसेज था हमारा। एक तो लेटर राइटिंग है, हमने लेटर लिखना है, वो मैं आपको कल समझाऊंगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जो है वो हमारा जो लेटर लिखने हैं उसका भी समझाऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको कुछ ग्रामेटिकली जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ग्रामेटिकली, वो आपको मैं बताऊंगा कि ग्रामर कैसे पढ़ी जाती है। अब आपने एक लफ्ज़, सबसे पहले हम हर्फ क्या बनाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ मजमून बनता कैसे है। हमने हर्फ लिखा, क्या लिखा, हर्फ। अब हर्फ से दो, ये हर्फ होता है अलिफ, क्या होता है, अलिफ हुआ। अब जब अलिफ हुआ तो अलिफ प्लस बे, ये क्या बन गया, अब, क्या बना, अब। तो ये हर्फ बन गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या बनाना है, हरूफ। जब 2-3 हरूफ मिलेंगे तो फिर बनेगा जुमला। क्या बनेगा, हरूफ मिलके क्या बनेगा, जुमला। पहले बना हर्फ, फिर बना हरूफ, फिर बना जुमला। और जुमला किसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, सेंटेंस को। किसको, ये आ गया वर्ड, ये आ गया वर्ड्स और ये आ गया सेंटेंस। अब जब सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस को जब हम बोलेंगे पैराग्राफ, क्या लिखेंगे, सेंटेंस, 2-3-4 सेंटेंस मिला के हम पैराग्राफ बनाएंगे, हमारा बनेगा पैराग्राफ। आपको है वहाँ पे कि पैराग्राफ भी आपने लिखना है। जब हमने पहले एक हर्फ लिखा अलिफ, फिर हमने उसके बीच में मिलाया, अब हमने 2-3-4 सेंटेंस और मिला दिए। अब हम जम्मू जाएंगे, अब हम जम्मू जाएंगे। इसे हम कलिमा भी बोलते हैं। कलिमा क्या हो गया,
वो हरूफ जिसका कोई मतलब हो। तो ये इसका मतलब निकला है। अब हम जम्मू जाएंगे, ये हमारा सेंटेंस बन गया। और जब सेंटेंस ऐसे ही मिलेंगे, अब हम जम्मू जाएंगे, वहां 3 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, वहां अपना काम करेंगे, वहां अपना काम करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस हम 5-6 सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा एक पैराग्राफ बन गया। और जब हमारा पैराग्राफ बनेगा तो 3 पैराग्राफ अगर हम बना लेते हैं तो उसे हमारा मजमून बन गया। क्या बन गया? मजमून बन गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा। तो कल मैं नए लेक्चर के साथ जो हमारा पैराग्राफ राइटिंग है, जिसमें आपने क्या करना है कि इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। हमने ट्रांसलेट कैसे करना है कि हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ जो है उसको हम क्या करेंगे कि पहले पैराग्राफ हमें दिया होगा इंग्लिश में, उसको हमने उर्दू में क्या करना है कि ट्रांसलेट करना है। और जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रांसलेशन करेंगे उस वही कम करना है। बिल्कुल इजी। इंग्लिश तो सबको आती है, आपने सीखना है सिर्फ क्या सीखना है? उर्दू। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। तो फिर बात किसकी है? अगर हमारे इतने बड़े बड़े शायरों ने हमें ऐसी ऐसी बात कही है तो फिर कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और फिर से यही बात कि अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, लाइक करके थोड़ा हौसला अफजाई करेंगे तो यकीनन मेरा भी हौसला बढ़ेगा, जाब सड्डा का भी हौसला बढ़ेगा। और आपको जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी। घर में बैठे बैठाए फ्री में आपको जो है वो मटेरियल प्रोवाइड होगा। और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जो मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करूंगा वो यकीनन ऐसी होगी कि आपको जम्मू में कहीं भी वो अवेलेबल नहीं होंगी। मैं ऐसा PDF जो है वो आपको अवेलेबल करूंगा। तो इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। भैया